इसमें आगे बढ़ते हैं। 2016 के लिए स्टिंग मामले में सभी आरोपियों को मंगलवार को देहरादून की सीबीआई कोर्ट में पेश होना होगा और पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और साथ ही मदन मिश्र भी पेश होंगे और सभी आरोपियों के वॉइस सैंपल को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पूर्व में नोटिस भेजा है। तो 2016 से जुड़ा ये पूरा मामला है और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं संवाददाता देहरादून से। सत्येंद्र, सभी को पेश होने के लिए कहा गया है सीबीआई कोर्ट में और इस पूरे मामले को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था वॉइस सैंपल के लिए। अभी ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2016 का ये पूरा स्टिंग प्रकरण है, जब कांग्रेस की पूरी एक सरकार इस स्टिंग के चलते गिर गई थी। ये पूरा मामला 2016 का है। करीब 8 साल बाद लगातार इसमें भले ही कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने बीते महीने 20 तारीख को सभी जो आरोपी हैं इस मामले में, 4 आरोपी हैं जिनका नाम है हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन मिश्र, इन चारों को कोर्ट ने नोटिस सर्व किया और कहा गया है कि मंगलवार यानी कि कल ये चारों के चारों सीबीआई कोर्ट देहरादून पहुंचेंगे और कल ही सुनवाई होगी कि इनका वॉइस सैंपल को लेकर ही कल सुनवाई होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का असर 2000 किलोमीटर दूर यानी उत्तराखंड में सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है और निशाने पर कांग्रेस। देखिए रिपोर्ट। रविवार को महाराष्ट्र में जिस तरह दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी में दो फाड़ हुए और 9 विधायक बीजेपी शिवसेना सरकार का हिस्सा बन गए, उसके बाद से उत्तराखंड में एक बार फिर से विपक्ष कांग्रेस के चंद विधायकों के नाम हवा में तैरने लगे हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनके नाम का खुलासा आज तक कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन खतरा टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने न्यूज 18 के सामने इस दावे को सोमवार को दोहराया। इधर दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनेता विश्वास जता चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है, अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सभी राज्यों में उत्तराखंड, हर राज्य का जो जनप्रतिनिधि है वो विकास चाहता है और जनता का भी प्रेशर रहता है विकास के लिए। इसलिए जनप्रतिनिधि का, जनता का जो प्रेशर रहता है उससे प्रभावित होकर और स्वयं विकास को अपनी आंखों से देखने के बाद वो तय करता है कि आखिरकार मुझे कहाँ रहना चाहिए। और बड़ी साहब बिहार के नंबर लगेगा और राज्यों का नंबर लगेगा। बड़ी संख्या लोग आए उत्तराखंड राज्य में, तो स्वयं रूप से मोदी जी का ये जो अपना राज्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे, बताएंगे। बहुत लोग आना चाहते हैं, हम भी अब तय कर रहे हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो लोकसभा से पहले ऐसे देखने को मिल सकता है? हाँ, बड़ी संख्या में आ सकते हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि आ सकते हैं। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के क्लेम पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अपने कुनबे को कैसे संभाले रखना है, इस पर पार्टी में बड़े नेता ही भिड़े हुए हैं। इस देश के अंदर अब कोई भी ऐसा नहीं रह गया जिसको आप सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखाकर एक राहुल गांधी को आप छोड़ सकते हैं, उनको आप मान सकते हैं कि किसी के आगे झुके नहीं, बाकी गारंटी तो हम किसी की दे नहीं सकते। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में बड़ी बगावत 2016 में हुई थी, जब कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक हरक सिंह रावत को छोड़कर कोई दूसरा पार्टी में नहीं लौटा। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस के नेताओं से संपर्क का दावा कहीं न कहीं कांग्रेस कैंप को परेशान जरूर कर रहा है। विशाल गर्ग के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस दौरान में सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण पर खर्च होने वाली 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण केंद्र की ओर से करने का आग्रह भी किया और इस परियोजना के निर्माण से देहरादून और इसके उपनगरीय क्षेत्रों
कि लगभग 10 लाख आबादी को पानी उपलब्ध होगा। दिनों हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, उनको सीलिंग के बाद भी जो है आगे जारी किया जाए, उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उनसे बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सीलिंग के बाद भी अन्य प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और साथ ही सोंग बांध जो देहरादून में बनना है, उसके बनने से देहरादून के अगले 50 सालों के लिए जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। यहां पर एक कैश वैन में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है। एटीएम में कैश डालने के लिए निजी कंपनी की कैश वैन आई थी। हादसा रानीपुर मोड़ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के सामने हुआ है। गार्ड की लाइसेंसी बंदूक से गोली चली थी, जिससे 30 साल के आदित्य वर्मा की मौत हो गई। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून की संबद्धता खत्म किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट में सरकार समेत केंद्रीय विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने डीएवी कॉलेज समेत 9 कॉलेजों की संबद्धता खत्म कर दी है और इस आदेश के बाद में कई बड़े कॉलेजों में इसका असर पड़ा है और उनके कॉलेजों को भी वेबसाइट से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका में कहा गया कि इस आदेश के बाद में स्टूडेंट के भविष्य पर संकट छाने लगा है। याचिका में विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को सुना, उसको अप्रिशिएट किया कि बिना सुनवाई का मौका दिए, बिना रेगुलेशंस को फॉलो किए आप ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते हैं और उस रेजोल्यूशन पे अंतरिम राहत दी है और उसको स्टे कर दिया है खाली डीएवी कॉलेज के लिए, क्योंकि खाली डीएवी कॉलेज की ही पिटीशन थी। और टिहरी के नवनियुक्त डीएम मयूर दीक्षित ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया और स्टाफ के साथ मीटिंग की। टिहरी के डीएम रहे सौरभ गहरवार के रुद्रप्रयाग ट्रांसफर के बाद से टिहरी में हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ और सौरभ गहरवार को मनाने की तमाम कोशिशें भी लगातार जारी रही। उसके बाद सोमवार को सौरभ गहरवार रुद्रप्रयाग रवाना हो गए, जिसके बाद टिहरी पहुंचे मयूर दीक्षित ने डीएम का चार्ज लिया और अधिकारियों से मुलाकात की। नवनियुक्त डीएम ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। जो एरियाज है वहाँ पर हम लोग अलर्ट मोड में रहेंगे और उसका जो हमारा फॉलोअप एक्शन है, रिस्पांस टाइम है, वो कम से कम रहे, इस पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा जहाँ जहाँ हमारी जाती है वहाँ पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, वो सब हमारी दुरुस्त रहेंगे। ये सब हम लंबे इंतजार के बाद में पिथौरागढ़ से हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। फ्लाईविग एयरलाइंस को पंतनगर और साथ ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने का जिम्मा दिया गया, लेकिन हवाई सेवा को दिल्ली से नहीं जोड़े जाने से लोग काफी खफा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते। पिथौरागढ़ के लोगों का हवाई सेवा का सपना 25 साल पुराना है। ये सपना 2019 में उस वक्त साकार हुआ जब हेरिटेज एविएशन के 9 सीटर प्लेन से दिल्ली देहरादून के लिए उड़ान भरी थी। हेरिटेज एविएशन का हवाई सफर यहां बमुश्किल साल भर चल पाया। फिलहाल एक बार फिर से कुछ ही हफ्तों में नैनी सैनी एयरपोर्ट से 19 सीटर प्लेन के साथ देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है। ये फ्लाईविग कंपनी को डीजीसीए के द्वारा ये रूट आवंटित हुआ है, तो उनके एयरक्राफ्ट भी पहुंच चुका है। जो इनिशियली इनको जो रूट आवंटित हुआ है वो हुआ है पिथौरागढ़ टू पंतनगर टू देहरादून, फिर बाद में फिर से पिथौरागढ़, तो इस तरह का ये रूट आवंटित हुआ है उनके लिए। फ्लाईविग एयरलाइंस का प्लेन देहरादून पहुंच चुका है। यही नहीं, नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस भी मिल चुका है। देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू होने से लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन ये उत्साह कुछ फीका सा हो रहा है क्योंकि दिल्ली रूट पर अभी उड़ान नहीं शुरू होगी। ऐसे में ये मांग भी जोर पकड़ रही है कि देहरादून पंतनगर के साथ हवाई सेवा को हिंडन एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा।
देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लंबे से हमारे पिथौरागढ़ की जनता को जिस चीज़ का इंतजार था वो अब शुरू होने जा रही है। लेकिन उसका एक पहलू मैं मानता हूँ कि देहरादून और पन्नागर तो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोगों के लिए है, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से भी इसको कनेक्ट करा जाए हिंडन से, जैसे पहले करा गया था। हवाई सेवा के दिल्ली जुड़ने से लोगों की राह तो आसान होगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लग जाएंगे। पिथौरागढ़ के पर्यटन स्थलों में देश भर से सैलानी पहुंचते हैं और फिर जब यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए पहुंच रहे हों, तो जरूरी हो जाता है कि हवाई सेवा को दिल्ली से भी जोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के विष्णु घाट पर पुलिस के सफाई अभियान के तहत अचानक से अजगर निकल आने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि मौके पर मौजूद हरिद्वार के एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने देर न करते हुए एक सिपाही की मदद से अजगर को काबू में करके बोरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे अजगर को जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल कावड़ मेला शुरू होने से पहले पुलिस ने विष्णु घाट पर सफाई अभियान चलाया था। अचानक से करीब 5 फीट लंबा भारी भरकम अजगर निकल आया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। नैनीताल के चूनाधारा के पास में एक गाय नाले में गिर गई और कई घंटों के बाद उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इस अभियान के बाद में गाय को बमुश्किल बाहर निकाला गया। दरअसल चूनाधारा के पास में गाय फिसलन के चलते नाले में गिर गई थी और देखते ही देखते वहां स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। फिर कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब रेस्क्यू कर गाय को बाहर निकाला जा रहा था। उत्तराखंड के 5वें धाम यानी कि सैन्य धाम की आधारशिला रखी गई। इसके लिए प्रदेश के शहीदों के घर की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी लाया गया। उम्मीद है कि दिसंबर महीने तक सैन्य धाम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, जो कि इसी साल दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। करीब 92 करोड़ की लागत से बन रहे इस सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति स्तंभ की आधारशिला रखी गई। इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ कई विधायक और शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान ने सैन्य धाम को एक महत्वपूर्ण आधारशिला बताया। उत्तराखंड 4 धामों के लिए प्रसिद्ध है, जहां 4 प्रमुख देवी देवता विष्णु, गंगा, जमुना और यमुना का वास है। विष्णु, शिव, गंगा और जमुना का वास है। लेकिन अब उत्तराखंड में 5वें धाम सैन्य धाम के लिए भी जाना जाएगा। ये जो शौर्य स्थल बना है, ये ना केवल हमारी आस्था का केंद्र बनेगा, ना हमारा ये यात्रा का केंद्र बनेगा, ये हमारा पूजा का स्थान बनेगा। और 4 धाम के बाद प्रदेश में सैन्य धाम 5वें धाम के नाम से जाना जाएगा, जो यहाँ की जनता के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं शहीदों के परिजनों का कहना है कि सरकार ने सैनिकों का सम्मान किया है। आज जो ये सरकार है, ये सैनिकों के लिए बहुत अच्छी कर रही है, जिससे हम संतुष्ट हैं। हमारे आज ये एक खुशी का दिन इतना है कि हमारे घर से माटी ले करके और शहीद धाम बना। और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। किसी भी सीमा में हम दिसंबर तक इसको पूरा करके यहाँ की जनता को, यहाँ के सैनिकों को, यहाँ के शहीदों को हम इसको जो है अर्पित कर। अमर जवान ज्योति स्तंभ की आधारशिला के बाद अब धाम का काम जोरों पर शुरू होगा और माना जा रहा है कि दिसंबर तक उत्तराखंड का 5वां धाम तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
कल यानी कि 4 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होगा, जिसके पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन और 33 जोन और साथ ही 153 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही रूट डाइवर्जन का प्लान भी तैयार किया गया है और इस बार मेले में 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। पंचकों के चलते शुरू में भीड़ कम रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सड़क और साथ ही टॉयलेट की पूरी व्यवस्था की है। और पूरा समस्त जो व्यवस्थाएं हैं उसको सेक्टर जोन में इसलिए डिवाइड कर दिया गया जिससे समस्त अधिकारीगण अपने एरिया को समझ ले। साथ ही साथ फोर्स में पैरामिलिट्री, पीएसी, जल पुलिस और सिविल पुलिस सभी लेके हमने 7 से 8 हज़ार लोग करीब इसमें पूरा मेले की व्यवस्था को देखेंगे निरंतर, जो 10-12 दिन तक चलता रहेगा। तो कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की ऋषिकेश में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। ऋषिकेश में 7 जोन, 2 सुपर जोन और 23 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी पूरा प्लान तैयार है। ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ी आते हैं, इसको लेकर ही पूरी तैयारी की गई। हमारा नीलकंठ, लक्ष्मण झूला और पशुलोक विराज जो एरिया है, वहाँ पे हमने बृहद स्तर से जो है अपना डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे एरिया को 7 जोन्स में डिवाइड किया है और 23 सेक्टर्स बनाए हैं। इस बार स्पेशली हमने 2 सुपर जोन्स बनाए हैं। एक तो हमारा जो पूरा मंदिर परिसर और पैदल मार्ग है वो, और उसके अलावा यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर हमने एक अलग से सुपर जोन बनाया। और कांवड़ यात्रा में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर पूरी तरह से रोक होगी और हरिद्वार की सीमाओं से पहले ही इन बाइकर्स को रोक दिया जाएगा। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को सीज कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर देखने में आता है कि कांवड़िए अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल देते हैं या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही किसी भी कांवड़िए को अपने साथ किसी भी प्रकार के हथियार और हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट लाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। और मंगलवार से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही 10,000 जवानों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। कुछ कांवड़िए जो है अपने साइलेंसर निकाल करके आते थे, तो ऐसे में पिछले साल एक आगजनी की घटना हुई, क्योंकि गाड़ी फिर उनकी गर्म हो जाती है तो उसमें फिर आग लग गई थी अपने आप ही। तो ऐसा ना होने पाए, तो इस बार जो लोग बिना साइलेंसर के आएंगे, साइलेंसर निकाल करके आएंगे, उनकी गाड़ियों को चालान कर देंगे, उनको सीज कर देंगे। ये भी हमने कल निर्णय लिया और सबको निर्देश दें इसको सख्ती से लागू करने के। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार के मठ मंदिरों में कई आयोजन हुए। सबसे बड़ा आयोजन दक्षिणकाली मंदिर में हुआ, जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज के पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं इससे पहले उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम महाराज का चरण वंदन किया और गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी और संघ के कई नेता, पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आचार्य कैलाशानंद महाराज ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को माता पिता और गुरु का सम्मान करना सीखना चाहिए, ताकि ये परंपरा आगे भी कायम रहे। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर के समान भी यदि कोई हो गया तब भी उसको गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के बिना किसी को गति नहीं मिल सकती, गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता, और गुरु के बिना किसी को भगवान नहीं मिल सकते। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज बद्रीनाथ धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी और लोग तप्त कुंड में स्नान भी करने पहुंचे। तप्त कुंड में स्नान करने की विशेष परंपरा भी बताई गई है। यहां स्नान करने से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए पावन पर्वों पर तप्त कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। 2 महीने और 7 दिन में बद्रीनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम में हालांकि मौसम बदल रहा है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बारिश के दौरान भी हर दिन 6 से 7 हजार तक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
उत्तरकाशी लगातार बारिश के चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में पहाड़ी का पानी सीधे रास्ते से होकर बह रहा है, जिससे कि फिसलन की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यात्री परेशान है और हादसा होने की संभावना भी कई गुना बढ़ गई है। कठिनाई तो है ही रास्ते में, लेकिन इस तरह का जो पानी भर रहा है जिसमें कई फिसलन भरी जो व्यवस्था है, इसको प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था ठीक कराना चाहिए, क्योंकि कई लोग महिलाएं को देखते हैं हम गिरते हुए, जो अच्छी बात नहीं है। किसी का पैर टूटेगा, किसी का कुछ होगा। इस तरह का पानी लगातार इस रास्ते से पाना कहीं से भी उचित नहीं है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।